हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज नेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य। एक बार फिर मैं आप सबके साथ हूं। जैसे कि आपने देखा था, मनी एंड बैंकिंग का फुल कंसेप्ट वीडियो मैंने आपको दे चुका हूं। आप मेरे चैनल पे मनी और बैंकिंग का कंसेप्ट वीडियो को देख सकते हो, जहां पे मैंने लाइन बाय लाइन आपको बुक से पढ़ाया है। अब बारी है उसके एमसीक्यू करने के। ठीक है, तो इस बारी अच्छा यहाँ पे 80 नहीं है, यहाँ पे 100 एमसीक्यू है। जैसे कि आपने देख रखे हो थंबनेल में, 100 प्लस एमसीक्यूज हैं, यानी कि 101 शगुन के 101 एमसीक्यूज हैं। और ये 101 एमसीक्यू में सारे ही पैटर्न डाल दिए गए। मैंने सारे ही पैटर्न, कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग पब्लिशर से हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बनाए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई के कुछ टीचर्स हैं उनसे मैंने लिए हैं। तो बहुत ज्यादा वैरायटी, और जितना बेहतर क्वेश्चन मैं डाल सकता हूं इसमें, उसमें डाल चुका हूं मैं। ठीक है, कई क्वेश्चन जैसे स्टार्टिंग के फेज में मैंने इजी रखे हैं, 20-30 तक इजी है। उसके बाद मीडियम शुरू होता है और एंड में जाकर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो एक सीरीज में सभी चीजों को प्लान किया है मैंने। होपफुली आप इसको समझ पाओगे। अब बात करते हैं कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है इसको। थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया है। मे बी ये पैटर्न अभी आपने देखा नहीं होगा कहीं पे, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पैटर्न सिखाना चाह रहा था। मैंने हर एक क्वेश्चन में 30 सेकंड का टाइमर लगाया है। स्टार्टिंग में मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन 20 to 25 सेकंड दूंगा, बहुत आसान है। जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है। अच्छा, आप बोलोगे सर ये टाइमर क्यों दे रहे हो, हमें टाइमर में करने का क्या मतलब है, हम कौन सा कॉम्पिटिशन एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं एमसीक्यू बेसिस पे। आप कंपटीशन नहीं कर रहे हो, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का एक कंप्लेन होता है कि जैसे ही आप पेपर करते हो, उसके बाद पेपर करने के बाद बच्चों का होता है कि सर 15 मिनट और मिल जाता ना तो पूरा पेपर कर जाते हैं, ये सर 10 मिनट और होता ना तो पूरा पेपर खत्म था, सारा पेपर अटेम्प्ट कर लेता मैं। ये इश्यू सिर्फ आपके साथ नहीं है, सभी के साथ है। इस इश्यू में क्या है, क्या एग्जामिनर ने टाइम कम अलॉट किया था आपको? नहीं, एग्जामिनर ने आपको एडिक्वेट टाइम दिया था, आप उस टाइम तक नहीं कर पाए, ये आपकी गलती थी। आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसी के लिए मैंने टाइमर दिया, क्योंकि एमसीक्यू एक ऐसा पैटर्न है जो कि डिटेल्ड क्वेश्चन से ज्यादा मुश्किल है। एमसीक्यू ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन में तो फंसाता फंसाता है, ऑप्शंस में भी फंसा लेता है। तो आपको समझना पड़ेगा, 20 सेकंड किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए इनफ होता है। 10 सेकंड मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए दिया है ताकि हो सकता है, क्योंकि आपके लिए नई है चीजें, बहुत नई है आपके लिए चीजें। और ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन पे बेस्ड है, तो 30 सेकंड मैक्सिमम होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन बेस होता, अगर जैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो सॉल्यूशन बेस होंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, लेकिन सभी में आपको नीड नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप हमसे जुड़ नहीं पाए हो, तो अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो नॉलेज नेशन। नॉलेज नेशन, नॉलेज नेशन, ये आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे लोगों के साथ दिख जाएगा आपको। जैसे ये हमारा लोगो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा लोगो है, इस लोगो के साथ आपको दिख जाएगा, आप ज्वाइन कर लो। इस क्लास की पीडीएफ नोट्स, मेरे बनाए हुए बुक, जो आपको बुक, वीके की बुक फॉलो करते हो, अगर आपको नहीं खरीदनी है बुक तो मत खरीदो, मैं आपको पीडीएफ में पूरी बुक दे दूंगा। ठीक है, ये सभी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। और यही चैनल, यही नेम से आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हो, एफबी पे भी ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। इंस्टा पे मैं आपको कोर्सेज से रिलेटेड या फिर कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड या इकोनॉमिकल सिनेरियो से रिलेटेड चीजें शेयर करता हूँ। ठीक है, और एफबी पे आपकी मर्जी है, यहाँ पे पर्सनल स्टफ, अगर आप कोई चीज डिस्कस करना चाहते हो मेरे से, आप मेरे से एफबी पे डिस्कस कर सकते हो। चलिए, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं, आप खुद समझदार हो, सब चीज को देख लोगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। चलिए, बहुत टाइम दे दिया मैंने।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। क्या है क्वेश्चन? बार्टर सिस्टम रेफर टू दैट सिस्टम वेयर इन, बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कि गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ओके, गुड्स, वैसे ये सही है, हम आगे भी देख लेते हैं। गुड्स आर नॉट एक्सचेंज, जब एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर बार्टर का क्या होगा? ठीक है, बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम का ही मतलब होता है दैट गुड्स फॉर गुड्स। आपको पता होगा बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम है सीसी इकोनॉमी, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। सीसी इकोनॉमी क्या होता है? कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। आपसे पूछ सकता है, या तो ऑप्शन में, या तो क्वेश्चन में बार्टर सिस्टम लिखेगा या फिर वो क्या लिखेगा? सीसी इकोनॉमी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बार्टर सिस्टम हटा के सीसी इकोनॉमी लिख दूं तो भी क्वेश्चन सेम है। मतलब कहता है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, मतलब बार्टर सिस्टम। आप एक कॉमोडिटी लेते हो, बदले में दूसरी कॉमोडिटी लेते हो, तभी जाके आपका ट्रेड होता है, क्योंकि पैसे बीच में नहीं होते थे। तो गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो गुड्स आर एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक, करेंसी तो होता ही नहीं है ना, बार्टर सिस्टम में करेंसी तो होता ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो बनते ही नहीं है। तो चुपचाप आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान रखिए कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है। एक बार देखते हैं ऑप्शन बी क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। आपको ध्यान आएगा, अच्छा ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा था बार्टर सिस्टम में, लेकिन डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इसका ड्रॉबैक था, इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, ठीक है। कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं, स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट, ये क्या है? स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट इसका फंक्शन था। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द कॉमन मीनिंग ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली इसका कैरेक्टर क्या है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एक्सचेंज हो जाता है, यही इसकी कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है उसका? चाल चलन, उसका आचलन क्या होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट से एक्सचेंज हो जाता है। आप चाहे दुनिया की कोई भी सामान खरीदो, सुई से लेके प्लेन तक, आप कुछ भी खरीदो, आप पैसे से उसको बदल सकते हो। कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर टाइमर स्टार्ट कीजिए। चलिए, बहुत टाइम हो गया, आपने अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखते जाओ, और उसके बाद आपने क्या आंसर किया है वो लिखो, और सही क्या है उसको मेंशन करो। आपको आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 90 स्कोर करना है। अगर आप इतना स्कोर करते हो तो मतलब आप ठीक जगह पे हो, अगर इससे कम हो रहा है तो आपको दोबारा से कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। एमसीक्यू करना मैं फिर से बताता हूं, टफ है एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक रहेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट रहेगा, सभी चीजों को मिला के आप एमसीक्यू करते हो। तो ध्यान रखना है, आपको 90 स्कोर करना है, और अपने आप से झूठ नहीं बोलना। आपने जो आंसर पहले सोचा था वही रखना। अगर सही है तो आप उसको करेक्ट कर दो, गलत है तो उसको गलत करके उसके बगल में उसका राइट आंसर लिखो, ठीक है। ऐसे करते जाना है ताकि आपको अंदाजा लगे आउट ऑफ 100 कितना आपने स्कोर किया है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ मनी? मनी का सबसे कॉमन एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है? एनी गुड विच इज कॉमनली यूज एज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए होता है, ठीक है, बट सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए नहीं होता है। मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए, इसका एक फंक्शन है जिसमें हम स्टोर ऑफ वैल्यू बोलते हैं, कि मनी एक ऐसी चीज है जिसको आप स्टोर कर सकते हो। मनी से पहले क्या स्टोर करते हैं? चावल स्टोर करते हैं, भैंसे स्टोर करते हैं, आप स्टोर कर ही नहीं सकते थे। तो मनी को आप स्टोर तो कर सकते हो, बट ये सिर्फ मनी स्टोर करने के लिए नहीं बना है, ठीक है। एनी गुड विच इज एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड अ फिक्स रेट, ये तो कोई मतलब ही नहीं बना, गोल्ड से एक्सचेंज हो जाता, क्यों सिर्फ गोल्ड से एक्सचेंज होगा? सभी चीजों से एक्सचेंज होता है, तो डेफिनेशन तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसको हमने अभी कंसीडर किया है, ठीक है। थर्ड को देखते हैं, एनी गुड विच इज एक्सेप्टेबल फॉर बैंक। अरे
सिर्फ बैंक क्या, आप दुकान में जाके चौरसिया जी को दोगे या फिर शर्मा जी के दुकान में दोगे तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे वो एक्सेप्ट। चलिए, एनी गुड विच इज कॉमनली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज लिखा है, आपको भी पता चल गया होगा, खैर एक्सचेंज लिखा हुआ है। कोई ऐसी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करती है, एब्सोल्युटली, हमारा मिल गया हमें आंसर। ठीक है, इसमें आ गया। मेन चीज ये है, बेसिकली इसको बनाया गया था एक्सचेंज के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, आप इसको यूनिट मेजरमेंट भी कर सकते हो। जैसे पूछते हैं ना कि भाई एक कार कितने की आ जाएगी, तो 5 लाख की आ जाएगी। 5 लाख की आ जाएगी, यानी क्या कर रहा हूं मैं, कार को पैसे से मेजर कर रहा हूं ना। ऐसा तो नहीं बोलता ना 20 भैंसों की आ जाएगी, 10-20 बकरियों की आ जाएगी, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूनिट से मेजर भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक्सचेंज हो गया, स्टोर हो गया, यूनिट हो गया, एंड एक और चीज होता है, वो होता है स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए होती है, लेकिन बेसिकली इसका एक जो बनता है, पैसे बना किसके लिए था, एक्सचेंज के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 4th नंबर क्वेश्चन, और ये रहा आपका अलोंग विथ टाइमर। चलिए, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता है आपको। मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई इज कॉल्ड। मनी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। आपको मुझ पे ट्रस्ट होगा तो आप मेरे से पैसे लोगे, आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं होगा तो आप मेरे से पैसे नहीं। ठीक है, यानी एक ऐसी चीज जो कि ट्रस्ट के बेसिस पे, जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर में, तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक चीज बताया था कि क्या है ना, आप मुझे अगर पैसे से, या फिर मैं आपको पैसे दे रहा हूं, किसी चीज की पेमेंट करनी थी, मैंने आपको पैसे दिया, अगर आप मना करते हो नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है, अगर आप मना करते हो तो मैं आप पे केस कर सकता हूं। ठीक है, यानी क्यों, क्योंकि जो रुपीज, ये जो करेंसी बनाया गया है, ये लीगल टेंडेंसी, लॉ पास किया गया कि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इंडिया को, बाहर की कंट्री को नहीं। रुपीज जो है उसके साथ एक लॉ पास किया गया कि आपको रुपीज को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, यानी अगर मैं आपको पैसे देता हूं, अगर आप डिनाई करते हो तो मैं आप पे केस कर सकता हूं उसके लिए। ठीक है, लेकिन यहां पे बोला गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, लेकिन यहां पे ट्रस्ट के बेसिस पे हो रहा है। जब लॉ के बेसिस पे होता है तो वो क्या हो जाता है, रुपीज हो जाता है, जो हम लोग यूज करते हैं। एक और, जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज लॉ के बेसिस पे होता है तो रुपीज हो जाता है, और एक बार जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रस्ट के बेसिस पे होता है तो उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। आपको पता है, जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जब गवर्नमेंट किसी करेंसी को इश्यू करती है तो हम लीगली बाउंड होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेट मनी। लेकिन ये तो पूछा नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बस बता रहा हूं। हमसे पूछा गया ट्रस्ट पे, कौन सा ऐसा पैसा है जो ट्रस्ट के बेसिस पे होता है, तो आपको पता होगा चेक होता है, डीडी होता है, जो बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाती है, चेक देती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा यस बैंक का चेक है, लोगे क्या? आप बोलोगे नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, हमें भरोसा ही नहीं है, यस बैंक तो भाग जाता है, पैसे खा जाता है वो लोगों के, तो आप नहीं लोगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रस्ट के बेसिस पे पैसा काम करता है। चेक भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क कर रहा है ना, चेक भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क कर रहा है। जैसे हम घर लेने जाते हैं या गाड़ी लेने जाते हैं तो हम पैसे नहीं देके आते, इतना कैश नहीं लेता है वो, चेक काट के देते हैं हम उसको। वो चेक कब लेते हैं, जब उनको भरोसा होता है कि हाँ अगर आप एसबीआई को दोगे तो वो दौड़ते ले लेंगे, यस बैंक का दोगे तो बोलेंगे ना ना सर ऐसा गलती नहीं करना हमने। ठीक है, तो क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ चेक से, ये ट्रस्ट के बेसिस पे हुआ, ये ट्रस्ट के बेसिस पे हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिड्यूसरी मनी। ठीक है, फेट मनी वो होता है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है बट लॉ के फॉर्म में, यानी कि गवर्नमेंट जो पैसा इश्यू करती है वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है, जो चेक होता है वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है, बट चेक ट्रस्ट के बेसिस पे वर्क करता है, और रुपीज जो है वो लॉ के बेसिस पे। चेक को आप मना कर सकते हो, रुपीज को आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर मिल गया है, आपको डी आपका ऑप्शन है। ठीक है,
ये रहा 5th नंबर क्वेश्चन और अलोंग विथ आपका टाइमर। चलिए, बहुत ज्यादा टाइम मिल गया आपको, इतना टाइम तो मिलना नहीं चाहिए था। ठीक है, बोलोगे सर हर बार यही बोलते हो, फिर टाइमर लगाया क्यों जब टाइमर देना ही नहीं है तो। नहीं बेटा, टाइमर इसलिए लगाया है कि आपकी स्पीड इंक्रीज कर सके, सारा खेल ही स्पीड का है। ठीक है, अभी आप 12 से बाहर निकलोगे, जब रियल वर्ल्ड में आप निकलोगे, जाओगे, जब चीजों को समझोगे, आपको पता चलेगा सारा खेल स्पीड और फोकस का है। तो इसी के लिए हम अभी से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। फुल बॉडेड मनी, अरे सिंपल दे दिया ना सर, फुल बॉडेड मनी इज दैट मनी हुज, वैसे हुज नहीं होना चाहिए यहाँ पे, विच होना चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। whose money value is whose money value and commodity value are। फुल बॉडेड मनी वो होता है जिसमें मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू, इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता होता है। आपको पता है दो तरह का मनी होता है, फुल बॉडेड मनी, क्रेडिट मनी। मैं लिख देता हूं, फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप समझ लेना उसको। ठीक है, फुल बॉर्डर मनी क्या होता है, जहां पे कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मॉनेटरी वैल्यू होता है। क्रेडिट मनी क्या होता है, जहां पे मनी वैल्यू इज मोर देन क्रेडिट कमोडिटी वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे कि 2,000 रुपए का नोट, उसको बनाने में उसकी कमोडिटी वैल्यू कितनी होती है, 1 रुपये 50 पैसा। उस 2,000 के नोट को बनाने के लिए कितना पैसा लगता है, 1.5 रुपए लगते हैं। बट 2,000 का मार्केट में वैल्यू कितना है, 2,000। तो जहां पे मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है और कमोडिटी वैल्यू यानी उसकी जो लागत है वो कम है, जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसी को हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। लेकिन हमसे तो सर फुल बॉर्डर पूछा है ना, बिल्कुल पूछा है, मैं वही समझा देता हूँ। और जहां पे कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मॉनेटरी वैल्यू होता है, बोलोगे सर ऐसा कौन सा होता है, अभी नहीं होता है, पहले होता था। पहले आपको पता है अशर्फियां चलती थी, आपने अगर कोई पुरानी मूवी देखा है तो वो आइडिया होगा। वहां पे गोल्ड कॉइन्स होते थे, तो अगर उस पर जितना लिखा होता था ना, उस पर लिखा होता था कि ये 10, ठीक है, 10 का वैल्यू रखेगा तो उसमें 10 ग्राम का गोल्ड भी लगा होता था। ठीक है, तो वहां पे जितना उसमें मॉनेटरी वैल्यू, जितना उस पर प्रिंटेड होता था ना, उतने का उसमें गोल्ड लगा होता था या अलग मेटल लगा होता था। ठीक है, तभी बोलते थे ना पहले के अशर्फियां चोरी हो जाती थी, लोग पिघला के गोल्ड निकाल लेते थे, तो यानी उसमें गोल्ड होता था। आज का नोट आप कितना भी चोरी कर लो, उसको जला दोगे, कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू, ये चीज समझा चुका हूं मैं आपको। बेसिकली मैं आपको आंसर बताता हूं क्या है, हमने देखा फुल बॉर्डर मनी क्या होता है, कहाँ गया, इक्वल टू द मार्केट वैल्यू। देखो कहाँ गया, फुल बॉर्डर मनी इज दैट मनी विच मनी वैल्यू एंड कॉमोडिटी वैल्यू आर इक्वल टू द मार्केट वैल्यू। ठीक है, जहां पे वो मार्केट वैल्यू से इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा ये एमवी जो है मनी वैल्यू भी होता है, मार्केट वैल्यू भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, इतनी आपको समझ में आ गई भी, इक्वल होता है तो वो फुल बॉर्डेड होता है, और जहां पे मनी वैल्यू ज्यादा होता है या मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। अच्छा, चलो ये भी आपको देख लो, मैं 10 सेकंड ही दूंगा, ये बता चुका हूं मैं आंसर इसका। चलिए, इससे ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बता दिया है आपको आंसर। जब क्वेश्चन टफ आएंगे तो मैं दूंगा आपको टाइम, डोंट वरी। मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पैसा वो जो सरकार के द्वारा इशू किया जाता है। अभी अभी हमने देखा पेट मनी, जिसको कि आप मना ही नहीं कर सकते हो, जो हमारा रुपीज है। ठीक है, अच्छा एक एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, ये रुपीज का साइन किसने बनाया है। ठीक है, ये रुपीज का साइन किसने दिया है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई बार एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ये रुपीज का साइन किसने बनाया है। ठीक है, रुपीज का साइन, कोई तो पर्सन होगा जिसने ये साइन बनाया है, क्योंकि ये हिंदी में भी र मतलब रुपीज का मतलब देता है और इंग्लिश में भी आर की तरह है। ठीक है, तो ये साइन के लिए उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। ठीक है, सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें उनको दी गई थी। तो किसने बनाया था रुपीज का साइन, ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
चीजों को सीखते रहिए, जानते रहिए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। चलिए, यानी क्या है, कौन सा है जो पैसा, फेट मनी होता है जिसको कि गवर्नमेंट इशू करता है, जो रुपीज होती है, और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फेट मनी, क्रेडिट मनी, फिड्यूसरी, फुल बॉडेड, ये सब चीज मैं बता चुका हूँ पिछले स्लाइड पे। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है अपने पास, तो इसी के लिए थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे। चलिए, चलिए, बहुत ज्यादा टाइम, ये तो पाप हो गया इतना टाइम देके आपको। व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी, अच्छा, मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड्स, यानी कि एम वी, मनी वैल्यू इज एक्सीड मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू। जब मनी वैल्यू ज्यादा होता है कॉमोडिटी वैल्यू से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान आ रहा है, मनी वैल्यू यानी 2000, ठीक है। कॉमोडिटी वैल्यू यानी कि 1.5 रुपए। मनी वैल्यू यानी 2000, कॉमोडिटी वैल्यू मतलब 1.5 रुपए, यानी कि 2000 के नोट को बनाने में 1.5 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कितना है, 2000 रुपए। ऐसा कौन से मनी में होता है, ऐसा होता है हमारे क्रेडिट मनी में। बिना कुछ सोचे आपको सीधे आंसर पहुंचना, ऑप्शन रीड ही नहीं करने हैं, आप सीधे क्वेश्चन पढ़ो, अपने जवाब पे जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको समझ में आया, अभी पीछे ही समझाया, और आगे आएगा तो फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी। अगर आपको इसके कंसेप्ट में थोड़ी भी प्रॉब्लम है ना बेटा, तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा आप जाके मनी और बैंकिंग का कंसेप्ट वीडियो देख लो। एक एक चीज मैंने जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा है, डिटेल में एक एक चीजों को समझाया है मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके पास अलोंग विथ टाइमर। चलिए, बहुत हो गया, 20 सेकेंड एनफ है। चलिए, money as a standard for deferred payment has led to a emergence of, यानी स्टैंडर्ड एंड डेफर पेमेंट किस मार्केट के लिए कहां पे यूज हुआ जाता है, कहां पे इमर्ज होता है, ठीक है। देखते हैं, कॉमोडिटी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, एंड बोथ ए एंड बी नन। आपका क्या आंसर था, आप अपने पास रखें और देखें आप सही हैं या गलत है। पहले मैं आपको दो चीज समझाऊंगा, पहले इस वर्ड का मतलब समझाऊंगा, डेफर। इसको मैंने पहले भी वीडियो में समझाया है, लेकिन इस वर्ड को मैं समझाता हूं। डेफर वर्ड को देखो, कोई भी चीज को ना समझना है तो पहले उसके फॉर्मेशन को समझो, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगा। डेफर वर्ड का मतलब होता है समवेयर इन द फ्यूचर। यानी जैसे आपने मुझसे आज पैसे लिए हैं और बोलोगे सर मैं ना 2 साल बाद लौटा दूंगा, ठीक है। तो क्या है, पेमेंट समवेयर इन द फ्यूचर होने वाला है, आज तो नहीं हो रहा, ठीक है। आप बैंक से लोन लेते हो तो पेमेंट क्या करते हो, समवेयर इन द फ्यूचर करते हो, तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। यानी कि जिसकी पेमेंट आज नहीं होने वाली है, कभी फ्यूचर में होने वाली है, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। अच्छा चलो, इससे अब हम आंसर कैसे जानेंगे सर, तभी तो लग रहा है ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर सी लग रहा है, लेकिन नहीं, सी गलत है, ठीक है। देखिए, कॉमोडिटी मार्केट में ये जो आप सोचो, आप लोन लेते हो और उसको 10 साल बाद लौटाते हो, ठीक है। लोन लेना, उसको 10 साल बाद लौटाना, या 4 साल 5 साल बाद लौटाना, ये कौन से मार्केट में, कॉमोडिटी मार्केट में होता है क्या। कॉमोडिटी मार्केट में अगर आप दूध लेने जाते हो तो 10 साल बाद पैसे देते हो क्या, या 8 साल बाद पैसे देते हो, बहुत से बहुत महीने भर का उधारी मिलता है, उससे ज्यादा उधारी नहीं मिलता है, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट नहीं हो सकता है इसमें। ये कौन सा मार्केट है, आप थोड़ा सा अगर समझते होगे या फिर थोड़ा पीछे पढ़ रखे होगे चैप्टर्स, तो समझ में आ गई। ये फिनेंशियल मार्केट होता है जहां आप पैसे बोरो करते हो लंबे समय तक। बैंक वगैरह कहाँ क्या है, फिनेंशियल मार्केट का हिस्सा है, जहां पे पैसे रेज किए जाते हैं, फिनांस रेज किया जाता है। जैसे आप लोन लोगे 10 साल बाद लौट आओगे, तो ये फिनेंशियल मार्केट है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट कहां इमर्ज होता है, फिनेंशियल मार्केट में, ठीक है। ये क्या था, स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट मनी का एक फंक्शन था। मनी के 3 फंक्शन है, मैं पहले ही बता चुका हूं, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कौन से, ये फाइनेंशियल मार्केट में इमर्ज करता है, यानी कि यूज होता है, ठीक है।
फाइनेंशियल मार्केट में आपके पापा से पूछना बेहतर, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अलोंग विथ टाइमर। अच्छा, यहाँ पे ना बैंक लिखा हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, बैंक है। चलिए, 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 हो गया टाइम। पापी नहीं बनना आपको, पाप नहीं करना है, बहुत टाइम मिल गया। M1 क्या है? M1 एक टूल है जिससे हम इकोनॉमी के अंदर पैसे माप सकते हैं, यानी इंडिया में कितना पैसा घूम रहा है उसको हम M1 से माप सकते हैं, यानी एक मेजरिंग टूल है। M1 क्या होता है इसका हमने पढ़ा है, C+DD+OD। ठीक है, मैं अभी इसका फुल फॉर्म वगैरह नहीं बताऊंगा वरना आगे के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बताऊंगा जरूर आपको। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि क्या ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी का M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में कौन सा इसमें से टर्म है जो आता है? सामने दिख रहा है, डीडी इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट। डीडी इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट, ऑप्शन भी बन गया। टर्म डिपॉजिट तो होता ही नहीं है। कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, मतलब ही नहीं बनता है। नन ऑफ दिस नहीं, आपको सीधे दिया है सी, डीडी और ओडी। डीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिमांड डिपॉजिट। आ गया, आपसे पूछा था कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, होपफुली ये चीजें आपको पता होगा। M1 इज इक्वल टू C+DD+OD। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अलोंग विथ टाइमर। आइए, शाबाश। अब इस क्वेश्चन में थोड़े बच्चे फंसे होंगे। चलिए, मैंने ज्यादा टाइम दे दिया आपको, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, इतना टाइम नहीं लेना है। ठीक है, कोशिश करना है कि टाइम के अंदर करें बेटा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में प्रेशर भी होता है, बहुत चीजें होती हैं, और पहली बार दे रहे हो आप, तो चीजों को इस तरह से सीखो। सिर्फ एमसीक्यू करना मत सीखो, एमसीक्यू को रटना मत सीखो, एमसीक्यू को समझो कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन अपने आप में बहुत हिंट्स देता है आपको, आप बस उसको समझो और टाइम रहते आराम से कर सकते हो। बच्चे मैंने वो देखे हैं, मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 10-10 सेकंड में निपटा देते हैं। तो आप उनसे कम नहीं हो, आप उनसे बेहतर हो सकते हो, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, क्या है बैंक मनी? अरे सर, ये क्या है बैंक मनी? नया मनी ले आए आप तो। नहीं बेटा, कोई नया मनी नहीं है। ठीक है, बैंक मनी इज दैट मनी विच इज, बैंक मनी वो मनी है जो कि, चलिए, प्रिंटेड बाय आरबीआई। नहीं, फिर तो वो नॉर्मल मनी नहीं हो जाएगा जो हम यूज करते हैं, नॉर्मल करेंसी जो यूज करते हैं वो हो जाएगा जो आरबीआई प्रिंट करता है। फिर बैंक मनी और इसमें क्या फर्क है? ठीक है, प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, अगेन गवर्नमेंट भी अगर प्रिंट करेगी तो वो तो नॉर्मल मनी हो जाएगा ना बेटा, नॉर्मल मनी हो जाएगा ये दोनों। तो फिर क्या है सर बैंक मनी अलग? देखो समझो, बेसिकली क्या होता है ना, बैंक मनी यानी आपको पता चल रहा है कोई ऐसा मनी जो बैंक का है। कॉमर्शियल बैंक पैसे को क्रिएट करता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक पैसे को क्रिएट करता है। ठीक है, जब एक क्रिएशन होता है, जब मनी क्रिएट किया जाता है, जब जैसे बैंक के पास, मानते कॉमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपए है। ठीक है, इस पैसे को इन्वेस्ट करके वो इसको 10,000 बना लेता है, तो ये जो 9,000 था ये बैंक मनी कहलाता है। ठीक है, यानी बैंक ने इन्वेस्ट करके उस पैसे को जो बना लेते हैं, जैसे बैंक को आप देखोगे ना, बैंक कैसे प्रॉफिट करता है, आप देखोगे 2,000 करोड़, 2,000 लाख करोड़, ऐसे पता नहीं कितने कितने बैंक प्रॉफिट कर जाते हैं। तो कैसे करते हैं? वो 1,000 को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा पैसा बना लेते हैं। तो ये जो पैसा उन्होंने बनाया ना, इसी को हम बोलते हैं बैंक मनी। तो जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? पैसे को मल्टीप्लाई करना, इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। क्रेडिट क्रिएशन यही होता है ना, आपने सुना होगा वो अपने राजू भाई जो फिर हेरा फेरी वाले हैं, 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, ना, 21 दिन में पैसा डबल। तो ये जो डबल था इंटू टू, यही तो क्रेडिट क्रिएशन है कि बैंक जो है पैसे को कितना गुना कर लेता है, कितने मल्टीपल कर लेता है।
तो जो पैसा 1000 था उसका 10 गुना कर लिया, वो 10,000 बना लिया। तो ये 9,000 जो था ना, ये बैंक मनी है, कोई अलग मनी नहीं है, सेम करेंसी है, लेकिन उसने क्या किया, वो चीज जनरेट किया है, बैंक ने जनरेट किया है, इसीलिए उसको बैंक मनी कहते हैं। ठीक है, देखो कितना अच्छा है क्वेश्चन, बहुत आसान है, बस हल्का सा ट्विस्टेड था। ठीक है, अच्छा 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज बेटा। चलिए आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और इसके लिए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 5 सेकंड से भी ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, टू द पॉइंट है, जल्दी। आइए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं लेंगे आप। हु सप्लाइज मनी इन इंडिया, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने आपको पढ़ाया है। वैसे सभी क्वेश्चन एग्जैक्ट पढ़ाए हैं, ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, हु सप्लाई मनी इन इंडिया, तो कौन है जो इंडिया में पैसे सप्लाई करता है? आरबीआई, यस सर करता है, वो बनाता भी है, वो सप्लाई भी करता है। ठीक है, आरबीआई पैसे बनाता भी है, सप्लाई भी करता है, डोंट वरी, मैं समझाता हूं आपको। गवर्नमेंट, अरे सर गवर्नमेंट करता है क्या? गवर्नमेंट हमें तो कभी पैसे नहीं दिया। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं गवर्नमेंट भी करता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक, यस सर। आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, थोड़ा समझा दो, तो बिल्कुल समझाते हैं ना आपको। देखिए, सप्लायर्स क्या होते हैं? जो कि सप्लाई करते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, एक आदमी दूसरे आदमी को पैसे दे रहा है, इसी को सप्लाई कहते हैं। देखिए, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो आप कहाँ गए थे? आरबीआई के पास गए थे? नहीं, आप किसके पास गए थे? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक सप्लायर था, तभी तो आपको पैसे दे रहा था ना, नया करेंसी। तो कमर्शियल बैंक तो है सप्लायर। आरबीआई बनाता है, बनाने के साथ वो भेजता भी तो है। अगर कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट को बना रही है तो वो सप्लाई भी तो करती है, तो आरबीआई सप्लायर भी है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई पैसे बनाता है और सप्लाई करने के लिए किसी और को रखा है, नहीं, आरबीआई बनाता भी है और वो बैंकों तक पहुंचाता भी है। ठीक है, चेन चल रहा है ना, वो बैंकों तक पहुंचाता है, बैंक आप तक पहुंचाता है, तो कमर्शियल बैंक, तो ये चेन चल रहा है, तो आरबीआई भी सप्लायर है। गवर्नमेंट बोलोगे सर फिर गवर्नमेंट क्यों है? अब आप देखो, कई बार ऐसा होता है, गवर्नमेंट की कुछ बॉडी है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी बहुत सारे पैसे सप्लाई किए गए थे, तो इसी के लिए गवर्नमेंट भी रोल प्ले करता है। इंडिया में 3 ही हैं जो कि सप्लायर्स हैं। ठीक है, और तीनों यही दिए हुए हैं आपके, आरबीआई, गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक। ऑप्शन हो जाएगा डी आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अलोंग विथ टाइमर। चलिए, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपको मैंने। आइए, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, डी डी इंक्लूड व्हाट? ठीक है, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड करता है। अच्छा, दो टर्म होते हैं ना, पहले मैं करने से पहले आपको समझा दूं, दो टर्म होते हैं, टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, दो टर्म होते हैं, मैंने आपको समझाया है ये। ठीक है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, फर्क क्या है? देखिए, टर्म डिपॉजिट जो है ना, ये टोटली डिपेंड करता है टाइम, टर्म मतलब टाइम भी होता है, यानी ऐसा पैसा जो आप किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद ही निकाल सकते हो। अब दिमाग पे जोर डालो, ऐसा कौन सा पैसा है जो आपका बैंक में रखा हुआ है लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते हो? एक टाइम पूरा होगा तभी निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं हम एफडी। यानी अगर आपने एफडी करवा लिया 10 साल का, तो आप 10 साल तक उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते हो। बोलोगे सर एफडी तोड़ भी तो देते हैं, तो तोड़ दीजिएगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा ना बेटा। तोड़ तो आप कभी भी सकते हो, आपका पैसा है, आप झगड़ के निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन एफडी एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कि जिसको हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। टर्म का मतलब ये होता है टाइम डिपॉजिट, यानी आपने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए अपने पैसे को वहां डाल दिया है और वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद ही निकलेगा, तो उसको हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट।
फिर डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट ऐसे समझो आप, जब भी आप डिमांड करोगे आप पैसे निकाल सकते हो। जैसे एटीएम कार्ड डाला, एटीएम मशीन में पैसे निकल गया, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, चेक लगाया, चेक डाल दिया और पैसे निकाल लिया बैंक से, डिमांड डिपॉजिट। जब आप डिमांड करोगे आप अपने पैसे निकाल सकते हो, उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जबकि टर्म डिपॉजिट में जब आप डिमांड करोगे तो आप पैसे नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वहां पे पैसा ब्लॉक हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट क्या हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन ए चेकेबल डिपॉजिट, बिल्कुल चेक वाला डिपॉजिट जो होता है, चेक से जो डाला जाता है वो पैसे आप चेक से निकाल भी सकते हो, और चेकेबल डिपॉजिट को भी हम डीडी कहते हैं। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं हो सकता ना, अभी देखा, ये तो टर्म डिपॉजिट होता है एफडी, जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे नहीं निकलेंगे। ठीक है, डिपॉजिट विच कैन बी, अच्छा, विदड्रॉन, विदड्रॉन ऑन डिमांड, ऐसा डिपॉजिट जो कि आप जो है कभी भी निकाल सकते हो, विदड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, ऑप्शन ए सी बी ऐसे हो गया, बट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए प्लस बी, यानी कि ए चेकेबल डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट कैन बी विदड्रॉ एट द टाइम ऑफ डिमांड। ठीक है, ये दोनों, यानी कि आप ऐसा डिपॉजिट कर रहे हो जो कि आप जब भी डिमांड करोगे आप निकाल सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। होपफुली आपको समझ में आएगा, दो टर्म थे, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। इन दोनों को पहले भी समझा चुका हूं, अभी तो बेटा एमसीक्यू है तो इतना ही समझा पाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग विथ टाइम। चलिए चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया, बस बस बस, अब नहीं लिखना आपको। ये क्वेश्चन का जवाब मैं एग्जैक्टली पीछे दे चुका हूं, इतना कंफ्यूज होना है क्या? इन इंडिया देयर आर फोर अल्टरनेटिव मेजर ऑफ, अच्छा, यहां से यहां तक ना आपको सिर्फ कंफ्यूज किया गया। इन इंडिया M1, आपको सीधे सीधे M1 का मतलब पूछा है, मैंने आपको पहले बताया था M1 इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस डी डी प्लस ओडी, C प्लस डी डी प्लस ओडी, यही होता है, C प्लस डी डी प्लस ओडी। अब C क्या है? C करेंसी विद पीपल, हाँ है, लेकिन आगे का तो दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट, ये दिया बट ये नहीं दिया ना, तो ये भी नहीं होगा। इसमें करेंसी विद पब्लिक सी दिया है, डी दिया है, और ओडी अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी के मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया था तभी आपको। क्या है? सी मतलब होता है करेंसी होल्ड बाय पीपल, डीडी मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, डीडी मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट, एंड ओडी मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सही कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, ये रहा, बहुत कम टाइम मिलेगा आपको इसके लिए। चलिए, बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, आपने पढ़ लिए होंगे, इससे ज्यादा टाइम मत लीजिए। लग रहा है तो आप लगाओ, लेकिन कोशिश करो टाइम को कम करने का। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी इज अ, सप्लाई ऑफ मनी, अच्छा, इस क्वेश्चन में ना बहुत बच्चे बहुत ज्यादा तेज बनते हैं और गलत करके आ जाते हैं। सप्लाई वर्ड देखते हैं, अगर उनको थोड़ा भी पता है कि फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो अच्छा सप्लाई हो रहा है यानी ये जरूर फ्लो होगा, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्यों? देखिए, फ्लो कंसेप्ट होता क्या है, जैसे मान लेते हैं पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, ठीक है। अब क्या है, आपको अगर मैं पूछूंगा बेटा अभी बताओ अभी अभी कितना पानी बह गया, तो क्या आप बता सकते हो? मुझे नहीं बता सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पूछ रहे हो, जैसे आपने घर में नल चला है, ठीक है, नल चला के आपने छोड़ दिया, मैंने बोला बताओ बताओ कितना पानी बह गया, आप नहीं बता सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पूछ रहे हो, आप ऐसे बोलो ना, तो आप बोलोगे 5 लीटर पानी बह जाता है 1 घंटे में, ऐसे बता सकते हैं हम। ठीक है, या फिर मैं पूछता हूँ अच्छा बेटा काम करते हो, बोलेगा हाँ, अभी कितना कमा लिए, अरे क्या सर कैसी बातें कर रहे हो, अच्छा अभी कितना कमा लिए, सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसे पूछो ना कि 1 महीने में कितना कमा लेते हो, तो आप बोलोगे सर 50,000 रुपए पर मंथ कमा लेता हूं मैं। यानी आप देख रहे हो, इन सब चीज को डिनोट करने के लिए हमें पीरियड ऑफ टाइम की जरूरत पड़ता है, पीरियड ऑफ टाइम की जरूरत पड़ता है, यानी यूनिट यूज करते हैं, पर आवर पर मंथ।
जहां पे आपको यूनिट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम से रिप्रेजेंट करना हो ना, कि 1 घंटे में पानी इतना बह जाता है, 1 महीने में आप इतना कमा लेते हो, 1 महीने में इतना खर्च कर देते हो, तो यहां पे ये आपको पीरियड ऑफ टाइम, टाइम ड्यूरेशन यूज करना पड़ता है ना, उसको हम फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर स्टॉक कंसेप्ट किसको बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, जैसे आपको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे? जैसे मैं आपसे बोलता हूं बेटा अभी आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप बता सकते हो ना एग्जैक्टली कि सर अभी मेरे अकाउंट में मान लो 100 रुपए हैं। ऐसा तो नहीं बोलते 1 महीने में 100 रुपए होते हैं, 15 दिन में 100 रुपए होते हैं, नहीं अभी 100 रुपए हैं। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम लगा, इसमें क्या लगा? पीरियड ऑफ टाइम लगा। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू है, अगेन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या है हमारे पास? जब पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो उसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे आपके घर में अभी अभी आपके घर में लोग जाते आते हैं, मैं बोलता हूँ अभी कितने लोग हैं, तो 5 लोग हैं। ऐसा नहीं बोलता महीने भर में 200 लोग आते जाते हैं, ऐसा नहीं। अभी कितने हैं? 5 लोग। जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम पे चीजों को आप मेजर कर सकते हो, वो स्टॉक कंसेप्ट है। जहां पे पीरियड ऑफ टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। ठीक है। अब बात करते हैं तो फिर आपका सप्लाई ऑफ मनी क्या है? देखो सप्लाई, लोगों को लगे कि सप्लाई हो रहा है यानी जा रहा है, तो यानी फ्लो होगा। नहीं बेटा, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब यहां पे होता है कि एक टाइम में इंडिया में कितना पैसा है, एक टाइम में इंडिया की इकोनॉमी में कितना पैसा है, इसी को हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। यानी आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकते हो कि इकोनॉमी में कितना पैसा है, एक टाइम पे इकोनॉमी में आप बता सकते हो कितना पैसा है, इसी को हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। इसका मतलब ये नहीं है कि मनी इकोनॉमी में जा रही है जा रही है जा रही है, सप्लाई चल रहा है, नहीं। एक टाइम पे इकोनॉमी में कितना पैसा है, इसी चीज को हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। तो बच्चे सप्लाई वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा होता है, इसी के लिए स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 15th क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। चलिए बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, इतना तो होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा ये क्वेश्चन ना थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको सही जवाब बताऊंगा जो आपको एग्जामिनेशन में करना है। आपसे पूछा जाएगा कॉइन्स कौन इशू करता है, ठीक है। देखो कॉइन्स आरबीआई भी, आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा कॉइन्स आरबीआई भी इशू करता है, कुछ कॉइन्स जैसे 1 रुपए का सिक्का है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी करता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर दोनों ही इशू करते हैं, कुछ कॉइन्स का मिंटिंग जो है, किसी कॉइन का पावर, मिंटिंग मतलब होता है कॉइन्स को बनाना, ठीक है, पावर होती है, वो पावर, कुछ पावर आरबीआई के पास है, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। तो सर बोलोगे सर फिर हम क्या करें, हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लगाएं या फिर आरबीआई लगाएं? अगर आपको कॉइन्स पूछा जाएगा, अगर आपको कॉइन्स पूछा जाएगा तो आप लगाओगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आपको कॉइन्स पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आपसे नोट पूछा जाएगा तो आप लगाओगे आरबीआई। लेकिन ध्यान रखना अगर 1 रुपए का नोट पूछा जाएगा तो आप वापस से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही लगाओगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही लगाओगे। यानी अगर आपसे नोट पूछा गया तो आरबीआई, अगर आपसे कॉइन पूछा गया तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर 1 रुपए का नोट है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको फिर से, चलो एक मैं बताता हूं और एक आपके लिए रखता हूं, ठीक है। सबसे मैक्सिमम डिनोमिनेशन यानी कि सबसे बड़ा नोट कितने का छापा जा सकता है? तो आंसर है 10,000। 10,000 तक का नोट छापा जा सकता है, जैसे 2,000 का है ना, वैसे ही 10,000 तक का नोट छापा जा सकता है। हाईएस्ट डिनोमिनेशन ये है, ठीक है, हाईएस्ट डिनोमिनेशन। और आप बोलोगे सर ऐसा कभी हुआ था? बिल्कुल हुआ था। अगर आप पुराने मूवी के शौकीन हो तो आपको दिख जाएगा, जब बोलते थे कि बैग, नोट का बैग भर के देते थे, जाओ हमारी बेटी का पीछा छोड़ दो और पैसे रख लो, मुंह मांगी रकम देंगे, ऐसे कुछ होता था ना जैसे। तो उसमें आप देख लोगे आपको 10,000 का नोट दिख जाएगा। 10,000 और 5,000 का नोट पहले भी छप चुका है, लेकिन हाँ बंद भी हो चुका है क्योंकि इसमें करप्शन ज्यादा हो जाता है। तो 10,000 का हाईएस्ट डिनोमिनेशन। अब क्वेश्चन ये है कि हाई कॉइन सबसे ज्यादा कितने डिनोमिनेशन का छप सकता है, बन सकता है, प्रिंट हो सकता है यानी, ठीक है, कितने तक का कॉइन बन सकता है, तो ये आपको बताना है। थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालिए, आप ऑप्शन में कमेंट में बताओ मुझे। ये मैंने बता दिया, एक आप बता दो, फिर अगर सही होगा तो अच्छी बात है, तो मैं आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन को।
चलिए 16 नंबर पे आते हैं। ये रहा आपका टाइमर। चलिए बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और स्पीड अप करेंगे बेटा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज, मनी का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। मनी जो इंट्रोड्यूस किया गया तो क्यों किया गया था, रीजन क्या था। सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज, हाँ सेल और परचेज को अलग अलग करने के लिए। पहले सेल और परचेज एक साथ होता था, आप कुछ सामान देते थे और उसके बदले में कुछ सामान ले लेते थे, तो सेल और परचेज एक साथ होता था। इसको सेपरेट अलग अलग करने के लिए, आप परचेज सेल कहीं और करते हो, आपके पापा मानते हैं बिजनेसमैन है तो कुछ और बेच के आते हैं मार्केट में और घर में आके कुछ और परचेज करते हैं, वहां कुछ और सेल करते हैं, घर में आके आटा चावल परचेज करते हैं। तो इन दोनों चीजों को सेपरेट किया गया, हाँ किया गया सर, तो ये तो सही है, ठीक है। देख लेते हैं आगे वाले ऑप्शन भी। आ, अच्छा सेपरेट है, दूसरा है कंबाइंड। जब हम सेपरेट कर रहे हैं, इन दोनों को कर रहे हैं, तो फिर कंबाइंड तो करेंगे नहीं, ठीक है। सेपरेट करने के लिए तो मनी बनाया है, कंबाइंड तो पहले से ही था ना बार्टर सिस्टम में, जब सेल और परचेज एक साथ होता था, अभी सेपरेट करने किया था, तो बी तो ऑप्शन बन ही नहीं सकता है। एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज, सेल और परचेज का स्कोप बढ़ा दिया गया, सही बात है। पहले आप लिमिटेड होते थे, जैसे मेरे पास भैंस है और मुझे बदले में चीनी लेना है, ठीक है, तो मेरे पास कम ऐसे लोग मिलते थे जिसको भैंस चाहिए होती थी और चीनी वो बदले में देते, कम ऐसे स्कोप थे। बट मनी क्या किया, उसको एक्सपैंड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, भैंस बेचता हूँ, पैसे लेता हूँ और दुनिया खड़ी है मेरे पास चीनी बेचने के लिए, पैसे के बदले में कोई भी चीनी दे देगा, तो मनी आ गया ना बीच में। ये हाँ एक्सपेंड करने के लिए यूज हुआ, तो दो चीजें हमने सेपरेट भी किया है और एक्सपेंड भी किया है सेल एंड परचेज को, तो ऑप्शन डी, बी और सी बन जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत आसान था, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन अलोंग विथ टाइमर। चलिए टाइम्स अप। कुछ बच्चे ऐसे फील कर रहे होंगे सर क्या है इतनी जल्दी जल्दी आप बोल देते हो, इतना तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। बेटा स्पीड बढ़ाओ। मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है चलो बेटा कोई नहीं आप कर लो, ट्वेल्थ में हो, एक्सक्यूजेस 100 हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप आराम से अचीव कर लोगे और फिर आपको ये बेनिफिट बहुत जगह दिखेगा। ट्रस्ट कीजिए, सिर्फ ये जो करवा रहा हूँ ना टाइमर के साथ, ये बेनिफिट आपको बहुत जगह दिखेगा, ठीक है। अगर ना यकीन हो ना तो आपके घर में अगर कोई बड़े हैं जो कि पहले भी कंपटीशन एग्जाम यूपीएससी कोई भी अटेम्प्ट किए हैं, तो आप उनसे जाके पूछना कि सर क्यों हम क्वेश्चन को टाइमर के साथ करते हैं, वो आपको सही इंपॉर्टेंस समझा पाएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी, करेंसी को इशू करते टाइम आरबीआई कौन से सिस्टम को फॉलो करता है। दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मैंने अच्छे से स्टेब्लिश करके दो बारी आपको समझाया था क्या होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यानी आरबीआई को पैसे छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है सर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये बोलता है कि अगर आपको करेंसी को छापना है तो आपको 200 करोड़ रखना पड़ेगा, जिसमें से 115 करोड़ 115 करोड़ जो है वो फॉर्म ऑफ गोल्ड होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 115 है, इससे ज्यादा भी हो सकता है 120 199 तक, और या फिर 200 कंप्लीटली गोल्ड में हो सकता है, लेकिन मिनिमम 115 करोड़ आपको रखना ही पड़ेगा। बाकी जो 85 करोड़ बच गया ये आप फॉरेन सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है। फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रख लेते हैं, जैसे कि डॉलर के फॉर्म में रख लेता है, ठीक है। तो क्या है आपको 200 करोड़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या बोलता है, आरबीआई को अगर नोट छापना है तो उसको 200 करोड़ रखना पड़ेगा, जिसमें से 115 करोड़ का उसको गोल्ड रखना पड़ेगा, 85 करोड़ का उसको सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, तब जाके वो पैसे छाप सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलोगे सर 115 करोड़ तो बहुत कम नहीं है, तो बेटा कम तो है ना, अब के हिसाब से कम है। अच्छा, आरबीआई कब बना था, आरबीआई का एक्ट होता है आरबीआई एक्ट 1935,
ठीक है। आरबीआई बना कब था? 1934 में आरबीआई बना था और आरबीआई का एक्ट पास किया गया था 1935 में। उसी टाइम ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से ये 115 करोड़ बहुत थे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें देख लिया आप, देखो कितने सारे ऑप्शन क्वेश्चंस बन गए हमारे पास। अगर आपसे पूछेगा आरबीआई कौन से एक्ट के तहत चलता है, तो आरबीआई एक्ट 1935 के तहत आरबीआई को पावर मिलती है। आरबीआई स्टेब्लिश कब हुआ था? 1934 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है अभी? अभी मुंबई में है, पहले कोलकाता में था। ठीक है, और मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? जिसके तहत 200 करोड़ आरबीआई को रखने पड़ते हैं, 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, 85 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज। बस, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। शाबाश। हाँ जी, देखते हैं किस किसने गलत किया। हाई पावर्ड मनी। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं आपको, ऐसा कोई पैसा नहीं है जो आप यूज करते हो ना, यही अंबानी साहब भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास हाई क्लास सोसाइटी वाला कार हो सकता है कि आप जो यूज करते हो उनके पास हाई क्लास सोसाइटी वाली कार हो, लेकिन पैसा जो आपके पास नोट होते हैं ना, वही नोट उनके पास भी होते हैं। तो कोई हाई पावर मनी कुछ होता नहीं है। नॉर्मल नोट और जो कॉइन्स होते हैं, इसी को हम पैसे बोलते हैं, एक ही है ही। इसमें हाई पावर और लो पावर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, बस ट्विस्ट करने के लिए आपको दिया गया है, कुछ दिक्कत नहीं है। मनी सप्लाइड बाय द आरबीआई ओनली। अरे नहीं, आरबीआई सप्लाई करेगा तो अच्छा, गवर्नमेंट करेगी तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। उस पर 1 रुपए लिखेगा तो क्या वो 50 पैसा हो जाएगा? नहीं, उसकी भी वैल्यू उतनी ही है। तो हाई पावर्ड मनी कुछ नहीं होता, मनी मनी होती है। टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी हो सकता है बट पार्शियल है, तो कंसीडर कर सकते हो आप इसको। नोट एंड कॉइन हेल्ड बाय द पीपल। अरे नोट एंड कॉइन तक तो सही था, हेल्ड बाय पीपल क्यों? कमर्शियल बैंक में होगा तो क्या उसके वैल्यू कम हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। मनी, नोट एंड कॉइन होल्ड बाय पीपल, चलो इस पॉइंट को भी डाल दिया इसमें। ठीक है, इस पॉइंट को इसमें डाल दिया। एंड वोल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल एज कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। ये कह क्या रहा है? मनी, मनी जो कि पब्लिक के पास है, और मनी जो कि कमर्शियल बैंक के पास है, और मनी जो कि आरबीआई के पास है, ये तीनों को बोल दिया है। तो यही तीनों तो होता है, और उसमें मेंशन भी कर दिया है नोट एंड कॉइन्स। तो हमारा ऑप्शन डी प्रॉपर हो जाएगा। हालांकि बी और सी मतलब बी, सॉरी सी तो, बी भी थोड़ा हद तक आंसर बन सकता था लेकिन इम्प्रॉपर था। हमें जैसे ही प्रॉपर ऑप्शन मिल गया हम डी पे मूव कर गए। तो ध्यान रखना, हाई पावर मनी कोई डिफरेंट टाइप का मनी नहीं होता, नॉर्मल मनी को ही हाई पावर मनी बोलते हैं या लो पावर मनी बोलते हैं। बस कंफ्यूज करने के लिए आपको ये सब टर्म यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलिए बहुत हो गया, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने आपको। क्या कह रहा है? द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी यानी पैसा लेता है फ्रॉम सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई से। ऐसा रेट, ऐसा प्रतिशत, ऐसा रेट जिसपे कि कॉमर्शियल बैंक पैसा उधार में लेता है आरबीआई से। आरबीआई को किसी के पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है ना, बिजनेस करने के लिए आरबीआई से उधार लेता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक बिजनेस करने के लिए आरबीआई से उधार लेता है। तो वो जो उधार लेता है उसको, अब जैसे मैं बैंक से लोन लूंगा, कर्ज लूंगा, तो वो मुझसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा ना, वो बोलेगा ना कि इतना आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा अगर मैं आपको पैसा दूंगा तो। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे टीवी पे ऐड आते हैं, शाहरुख खान आते हैं या फिर अलग अलग एक्टर्स आते हैं कि होम लोन एट द 5.5 to 7% इंटरेस्ट रेट मिनिमम। तो वो क्या करते हैं, अगर आप होम लोन लोगे तो आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वैसे ही आरबीआई से जब कॉमर्शियल बैंक पैसा लेता है
तो वो आरबीआई भी इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? इस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बैंक रेट। मैंने एक एक चीज को डिटेल में समझा रखा है, तो होपफुली आपको ना देख लेना आप एक बार। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना बेटा, तो आप आराम से कंसेप्ट ओपन करो, पूरे कंसेप्ट को सीखो, एक एक चीज, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, आरबीआई कैसे पैसा इन्फ्यूज करता है इकोनॉमी में, कैसे इकोनॉमी से पैसा निकाल लेता है, एक एक चीज को मैंने स्किप ही नहीं किया है, बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा, आरबीआई जो पैसे देता है कमर्शियल बैंक को, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे ही बढ़ते हैं, नहीं तो मेरा मन करेगा मैं आपको सारा चीज अभी बता दूंगा। चलिए, अब इसमें आप गलती करोगे। चलिए, हो गया टाइम, 20 सेकंड हो गए, आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट एट विच आरबीआई, अच्छा बोरो नहीं होगा यहाँ पे बेटा, आप भी समझ गए होगे वैसे, लेंड होगा। ठीक है, यानी आरबीआई को किसी के पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, आरबीआई लेंड करता है कमर्शियल बैंक को। फिर से वहीं आ गए हम, कमर्शियल बैंक को पैसा मिल रहा है, सॉरी कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है किससे? आरबीआई से। बोलोगे सर अभी तो यही बताया ना, जिसमें बैंक रेट होता है, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है उसको हम बैंक रेट बोलते हैं, अभी तो आपने बताया था। ऑप्शन ए सही है? नहीं, ध्यान दीजिएगा, बैंक रेट में भी आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, लोन देता है। रेपो रेट में भी आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को पैसा देता है। यहां भी वो इंटरेस्ट रेट अलग चार्ज करता है, यहां भी इंटरेस्ट। तो बोलोगे सर दोनों सेम चीज है, तो दो कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है सर? देखो, बैंक रेट जो होता है ना, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जब किसी बैंक को एक साल से ज्यादा समय के लिए उधार चाहिए होता है, एक साल नहीं बोलूंगा मैं, मान लीजिए 2 महीने से ज्यादा के लिए उधार चाहिए होता है, तो उसको हम बोलेंगे बैंक रेट। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार पे लेता है लंबे समय के लिए, तो उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। बट हमारे क्वेश्चन में तो शॉर्ट टाइम लिखा हुआ था ना, शॉर्ट टर्म। जब छोटे टाइम के लिए, छोटे समय के लिए आरबीआई से जब उधार लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। जैसे आप देखते होंगे, क्या होता है ना, कई बार आपके पापा पैसे लेके आते होंगे, तो किसी से लेके आते हैं कि चलो अगले महीने वापस कर दूंगा, तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसी को बोलते होंगे कि नहीं मैं ना 2-3 साल बाद वापस करूंगा। तो जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे लेता है, तो उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। दोनों में ही क्या कर रहा है आरबीआई जो है वो पैसा दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक को। दोनों में ही इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, एक में अलग इंटरेस्ट रेट है, एक में अलग इंटरेस्ट रेट है। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा तो बैंक रेट हो जाएगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा तो रेपो रेट हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, चलिए। टाइमर देना भूल गया मैं। आइए। चलिए आइए समझते हैं क्या है। पूरा टाइम दिया है मैंने आपको, आप कंप्लेन नहीं कर सकते सर टाइम कम दिया है, इसमें जरूरत थी तो मैंने आपको दिया। व्हाट वुड बी द टोटल मनी क्रिएशन, कितना मनी क्रिएशन किया जाएगा इन द इकोनॉमी, कितना मनी क्रिएशन किया जाएगा, यानी क्रेडिट क्रिएशन से क्वेश्चन है, क्रेडिट क्रिएशन। इफ द इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट इज 50,000, अगर 50,000 रुपए हैं बैंक के पास, 50,000, राजू भाई वाला कंसेप्ट आ गया, राजू भाई 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, तो 50,000 अगर बैंक के पास है, तो कितना पैसा वो बना लेगा, इससे कितना गुना पैसा कर लेगा? राजू भाई तो डबल करते थे, लेकिन बैंक उनसे भी तेज है, बैंक और गुना करता है। क्रेडिट क्रिएशन का अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था, K इज इक्वल टू 1/CRR, यही है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं।
के मतलब होता है क्रेडिट क्रिएशन, कितना गुना पैसा, जो 2 गुना कर रहे थे ना राजू भाई, वही के है। ठीक है, अब देखते हैं बैंक कितना गुना करेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, सीआरआर कितना है, 20% है, 1/20%। आपको पता है परसेंट सॉल्व होगा तो ऊपर 100 जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1/20, और ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा तो इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज हटेगा तो ऊपर 100 चला जाता है। ठीक है, अब इसको इसको काट देंगे तो 5, यानी क्या है, बैंक जो है वो 5 गुना कर लेगा पैसे को। ये तो राजू भाई से भी आ गया है, 21 दिन में डबल वाला प्रोसेस नहीं है इसका। अच्छा, यहाँ पे दिन मेंशन नहीं किया गया है, बट जनरली ये देखा जाता है कि बैंक के पास जो भी पैसा होगा उसका वो 5 गुना कर देगा, अगर एल आर आर 20%, यानी कि सी आर आर 20%। एल आर आर को ही सी आर आर बोलते हैं। वैसे एल आर आर का मतलब होता है, एल आर आर का मतलब होता है, मैं सिर्फ कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं, इसका मतलब सी आर आर भी होता है और एस एल आर भी होता है। ठीक है, तो अभी सी आर आर का हमारा मतलब था तो हमने सी आर आर की तरह यूज कर लिया इसको। ठीक है, यानी अगर बैंक के पास 50,000 रुपए है तो बैंक उसका 5 गुना कर लेगा, यानी कितना बना लेगा, 2.5 लाख बना लेगा। 2.5 लाख कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, होपफुली समझ में आया होगा आपको, ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं आपको। आइए, टाइमर, ये रहा आपका टाइमर। चलिए, बहुत हो गया, टाइमर एक्सेस दे दिया मैंने, इतना में तो पाप हो जाना चाहिए था। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, क्या मेन सोर्स है, मेन सोर्स का बात कीजिएगा। ठीक है, मेन सोर्स कौन होते हैं, जो प्रिंट करते हैं वही मेन सोर्स होते हैं। कॉमर्शियल बैंक भी सप्लायर है, जैसे हमने देखा था, गवर्नमेंट भी सप्लायर है, कॉमर्शियल बैंक भी सप्लायर है, सेंट्रल बैंक भी सप्लायर है, लेकिन जो प्रिंट करते हैं वो मेन सोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे पानी होता है, आप बोलते हो ना पानी का मेन सोर्स जो है वो क्या है, गंगा है। तो जहां से वो ओरिजिन हो रहा है, जहां से पानी आ रहा है अर्थ पे, ठीक है, वो क्या है, मेन सोर्स होता है। तो हमारे पास पैसे कौन कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक बनाता है और गवर्नमेंट बनाता है, यानी ऑप्शन ए और बी, डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक भी है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक मेन सोर्स नहीं है, ये सप्लायर है, ध्यान रखिएगा। 3 सप्लायर है, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, लेकिन मेन सोर्स हमारे पास गवर्नमेंट है और सेंट्रल बैंक। अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में गवर्नमेंट नहीं होता तो आपका सेंट्रल बैंक आंसर बन जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, बहुत टाइम हो गया, क्या है, मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम वैल्यू मेजर करते हैं, जैसे कि क्या, सर एक कार कितने की आ जाएगी, 5 लाख की आ जाएगी। हमने क्या किया, कार एक गुड्स है, जिसको हम किससे मेजर कर दिए, मनी से मेजर कर दिए। ये कौन सा फंक्शन है, मैंने आपको 3 फंक्शन बनाया पढ़ाया था, ये देखो तीनों लिखा हुआ है, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड और डेफर पेमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बारी सीबीएसई ने पहले पूछ रखा है कि फंक्शंस बताएं मनी के, ये 3 फंक्शंस हैं। बट आपको यहाँ पे एक फंक्शन पूछा गया है जहां पे आप मेजर करते हो, तो यूनिट ऑफ वैल्यू, मेजरिंग यूनिट, इसका नाम ही है मेजरिंग यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी क्या है, जब आप किसी गुड्स एंड सर्विस को पैसे के बेसिस पे तोलते हो, जैसे आप बोलते हो ना 1 लीटर दूध, लीटर से आप दूध को तोल लेते हो, वैसे पैसे से हम ऑब्जेक्ट को तोल लेते हैं। 1 लीटर दूध कितने का आ जाता है, 25 रुपए का आ जाता है। ठीक है, वैसे नहीं आता है, 50 का आता है। तो ये क्या किया हमने, दूध को पैसे से मेजर कर लिया। एक कार कितने की आती है, 5 लाख की आती है, हमने कार को पैसे से मेजर कर लिया। हमने कभी ऐसे सोचा नहीं था, लेकिन हम हर चीज को पैसे से मेजर करते हैं। भाई एक अच्छा अच्छा फोन कितने तक का आ जाएगा, 15-20 हजार का आ जाएगा, तो हमने क्या किया, मेजर कर लिया। तो यानी मेजरिंग यूनिट ऑफ वैल्यू, इसी ये हो जाएगा हमारा बी आंसर सही होगा। ठीक है, आइए,
स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब होता है किसी चीज को लंबे समय तक स्टोर कर लेना। पैसे में पॉसिबल है। अगर आपके सोचो, अगर पैसे नहीं होते तो क्या स्टोर करते हैं? चावल स्टोर करते हैं। बच्चे को फॉरेन भेजना है पढ़ने के लिए, चावल स्टोर करना शुरू करो। जब तक बच्चा बड़ा होगा चावल खराब हो जाएगा, सारा प्रॉपर्टी खराब। ठीक है। स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट मतलब याद है, फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि समवेयर इन द फ्यूचर। चलिए, इतना टाइम लगेगा क्या इसमें? चलिए, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। इतने में तो पाप हो जाना चाहिए। ठीक है, पापी हो जाओगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग? ठीक है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि लेंडिंग और बोरोइंग, लेंडिंग एंड बोरोइंग कहां होता है? फाइनेंशियल मार्केट में होता है। यानी स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट पहले पढ़ रखा है। इसका मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि वैल्यू को स्टोर करना। इसका मतलब एक्सचेंज करना, लेना, उधारी पे लेना, फिर पैसे बाद में देना। ये कहां होता है? स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट में होता है। बन गया ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है यूनिट ऑफ वैल्यू, ये अभी हमने देख लिया पिछले क्वेश्चन में, तो कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको ना समझ में आए। और नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं समझा दूंगा फिर से आपको। ठीक है, आइए, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन और ये रहा आपके पास टाइमर। चलिए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया इसके में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई? क्या है जो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता है? आपको पता है मनी सप्लाई यानी कि M1, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। बोलोगे सर कितनी बार एक ही चीज बताते हो? बेटा याद करवा दूंगा मैं तो आपको। ठीक है, करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, ये तो होता है। ठीक है, नॉट इंक्लूड पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में कभी कभी नॉट इंक्लूड पूछता है और आप लोग इंक्लूड लगा के, नॉट तो पढ़ते पढ़ते में ध्यान ही नहीं जाता कि अच्छा नॉट लिखा था क्या सर, हमें तो पता ही नहीं चला। ठीक है, तो करेंसी ये तो होता है, तो ये नहीं हो सकता। डिमांड डिपॉजिट होता है। सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट पोस्ट ऑफिस बैंक बिल्कुल होता है, देखो पोस्ट ऑफिस भी बैंक ही है। ठीक है, तो इसमें जो सेविंग डिपॉजिट होगा ये भी इंक्लूड हो जाएगा, डीडी में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों डीडी का हिस्सा है, तो ये दोनों भी नहीं हो सकता। मतलब बन क्या गया? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। आप बोलोगे सर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता क्या है? जैसे आपने एसबीआई को पैसा दिया, आपने एसबीआई को बोला कि सुनो, जैसे आप यूपीआई करते हो ना, एसबीआई में आपका अकाउंट है, सामने वाला पर्सन का पीएनबी में अकाउंट है। आपने क्या किया? अपने यूपीआई से आपने एसबीआई के यूपीआई से आपने पीएनबी में ट्रांजेक्शन कर दिया, तो एसबीआई क्या करता है? आपके अकाउंट से पैसे निकालता है, पीएनबी को दे देता है। यानी कोई भी पर्सन कहीं नहीं गया, बैंक बैंक में ट्रांजेक्शन हो गया। ना आप पीएनबी के पास गए, ना एसबीआई पीएनबी के पास गया, लेकिन पैसे जो है एसबीआई से निकल के पीएनबी में चले गए। बैंक से बैंक में ट्रांजेक्शन हो जाता है, आप पर्सन इंक्लूड नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे आप एसबीआई में हो, किसी ब्रांच में हो, किसी और ब्रांच में पैसे भेजने हैं आपको एसबीआई के, तो आप क्या करोगे? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कर दोगे, यानी कि आपके पैसे इस ब्रांच से निकल के किसी और ब्रांच के अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, तो जब बैंक बैंक में ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम इंटर बैंक ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और इसका कहीं से कहीं लॉजिक नहीं है मनी सप्लाई में, इसी के लिए ये हमारा राइट आंसर बन जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा केस स्टडी है, इसमें मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, पढ़िए समझिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और दे रहा हूं मैं आपको, कीजिए। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, कीजिए।
चलिए बहुत टाइम दे दिया अब मैंने आपको। देखिए जहां जरूरत है मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना, ठीक है, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो मेरे से, ठीक है। रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स बिटवीन द टू पर्सन, दो पर्सन कुछ डायलॉग्स डिलीवर कर रहे हैं, उनको समझना है। आई वॉन्ट 1 kg ऑफ पोटैटो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे 1 किलो पोटैटो चाहिए। आपसे मैंने बोला व्हाट विल यू गिव मी इन एक्सचेंज, आप मुझे बदले में क्या दोगे। मुझे 1 kg पोटैटो चाहिए, आप मुझे बदले में क्या दोगे, आपने मुझसे पूछा। मैंने बोला कि आई विल गिव यू 2 लीटर ऑफ मिल्क इन रिटर्न फॉर द पोटैटोज, यानी अगर आप मुझे 1 किलो पोटैटो दोगे, आलू दोगे, तो मैं आपको बदले में 2 किलो दूध दूंगा, ठीक है, 2 लीटर, सॉरी किलो नहीं, 2 लीटर दूध दूंगा। आई डोंट नीड मिल्क, मुझे दूध नहीं चाहिए। आई वॉन्ट पेयर ऑफ शूज, यानी आपके पास पोटैटोज है, सामने वाले के पास दूध है, ठीक है। आप बोल रहे हैं मैं पोटैटो दूंगा, तुम क्या दोगे, वो बोलता है मिल्क दूंगा। तो आप बोलोगे यार मिल्क नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो शूज चाहिए ना, मुझे जूते चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, अब आपसे पूछता है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज, इसमें कौन सा प्रॉब्लम आया, इसमें आया लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश 5 स्टार। चलिए रमेश को क्या चाहिए था, रमेश के पास पोटैटो था, रमेश को पोटैटो चाहिए था, ठीक है। सुरेश के पास पोटैटो था, ठीक है। और रमेश के पास क्या था, रमेश के पास मिल्क था, ठीक है। अब मान लो इसको मिल्क चाहिए और इसको पोटैटो चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि इसके पास मिल्क है जो कि सुरेश को चाहिए, इसके पास पोटैटो है जो कि रमेश को चाहिए। एक कोइंसिडेंस ये है कि इसको ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसको कि मिल्क चाहिए, मिल गया, पहला कोइंसिडेंस। दूसरा कोइंसिडेंस उस पर्सन को पोटैटो चाहिए होगा, ठीक है। समझ नहीं पा रहे हो, मैं ऐसे ही समझाता हूं। ऐसा सोच लीजिए दो ऐसे लोग हैं, जो इसके पास है वो इसको चाहिए, जो इसके पास है वो इसको चाहिए, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा ना, ठीक है। जो इसके पास है वो इसको चाहिए, जो इसके पास है वो इसे चाहिए, दो पर्सन को, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा। तो पहला कोइंसिडेंस वो होता है कि जो इसके पास है वो इसको चाहिए, ये पहला कोइंसिडेंस है। दूसरा जो इसके पास है वो इसको चाहिए, तो दो कोइंसिडेंस, इसी के लिए इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं। एक कोइंसिडेंस है कि जो इसके पास है वो इसको चाहिए, दूसरा कोइंसिडेंस है जो इसके पास है वो इसको चाहिए, इसी के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोला जाता है इसको, ठीक है। ये लॉजिक है जिसकी वजह से ये वर्ड बनाया गया, ये सेंटेंस बनाया गया। बाकी आप समझ सकते हो कि जो इसके पास है वो दूसरे को नहीं चाहिए, जो दूसरे के पास है इसके पास नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। यहां पे यही लैग कर रहा है, मैंने चैप्टर में और डिटेल में समझाया, आपको थोड़ी भी दिक्कत है तो बेटा प्लीज जाएं और समझें आप चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन और ये रहा आपके पास टाइमर। चलिए बहुत टाइम हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। M1 ऑफ मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड, M1 क्या इंक्लूड नहीं करता है, करेंसी होल्ड बाय पब्लिक इसको तो करता है ना इंक्लूड, तो ये तो बन ही नहीं सकता है। अदर डिपॉजिट इन आरबीआई इसको भी इंक्लूड करता है, यहां तो नॉट की बात की गई थी ना सर, नॉट की बात की गई थी ना। डिमांड डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तीनों तो इंक्लूड करता है। M1 इज इक्वल टू सी प्लस डी डी प्लस ओडी, फिर बोलोगे सर फिर से बोल रहे हो वही चीज, अरे सीख लो ना, क्या जाता है, याद होना चाहिए, एग्जामिनेशन में क्लिक करना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो ये तीनों चीज तो इसने मेंशन कर दिया, तो नॉट पूछा है तो ऑब्वियसली बात है ना फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तीन ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गए, तो चौथा आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जब आपको सही आंसर ना पता हो तो गलत आंसर ढूंढो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इसी को बोलते हैं, जब आपको सही आंसर नहीं पता हो तो आप गलत आंसर ढूंढो और छांटते जाओ। बिग बॉस में वो देखा है ना आपने, बिग बॉस बोल रहा हूँ, केबीसी में क्या होता है, दो ऑप्शन हट जाते हैं, यानी गलत ऑप्शन को हटाते जाओ, अपने आप सही पे पहुंच जाओगे आप, ठीक है। चलिए 27 हो गया, 28 पे चलते हैं। ये रहा आपका 28 नंबर क्वेश्चन और ये रहा आपके पास टाइमर। इतना टाइम नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन हद से ज्यादा इजी है।
विच बैंक इज ऑथराइज टू इश्यू करेंसी, कौन सा ऐसा बैंक है जो इश्यू करेंसी कर सकता है? मैं तो ऑप्शन भी नहीं देना चाहिए, सीधा सीधा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। क्या कुछ और हो सकता है? क्या हो ही नहीं सकता है? इतना टाइम क्या? 5 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखने की भी जरूरत नहीं थी। आइए 29 नंबर पे चलते हैं। 29 नंबर के साथ ये रहा आपका टाइमर, स्टार्ट कीजिए। हाँ जी आ जाइए, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। चलिए आइए, हो गया टाइम, बहुत है, ले लीजिए पूरा टाइम ले लीजिए। चलिए टाइम बहुत है, इनफ टाइम हो चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव? आपको पता होगा आरबीआई के पास दो तरह के टूल होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है? बैंक रेट आता है, रेपो रेट आता है, बैंक रेट आता है, रेपो रेट आता है, और क्या आता है? रिवर्स रेपो रेट आता है, ओएमओ आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, और क्या आता है सर? और आता है हमारे पास एसएलआर आता है, और हमारे पास सीआरआर आता है। ये हमारे पास 6 टूल होते हैं। किसमें ये होते हैं? किसमें? क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में क्या क्या होते हैं? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, ओके, और क्या होता है? रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये सारी चीजों को मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। इतने टूल्स होते हैं आरबीआई के पास इकोनॉमी में पैसे डालने के लिए और निकालने के लिए भी। आपसे पूछा गया है क्वालिटेटिव, 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 ठीक है। क्वालिटेटिव क्या है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ओएमओ बैंक रेट, ओएमओ बैंक रेट, और सीआरआर ये तो फिर किसका है? क्वांटिटी का है। क्वालिटी का क्या है? ओके क्वालिटेटिव, हाँ क्वालिटेटिव का क्या है आपके पास? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी। ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी के लिए मैंने आपको डिटेल्ड में हर चीज बताया है कैसे इस आरबीआई इन टूल्स का इस्तेमाल करता है। चलिए आते हैं 30 नंबर पे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और आपने वीडियो देखा है तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अप हुआ होगा। मैंने आपको पहले बताया था डैश रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट का प्रोपोर्शन यानी उसका रेशियो, उसका परसेंटेज, टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा विच बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व विथ देमसेल्फ। पैसे का, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, दो तरह के रेशियो होते हैं जो बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर बैंक को कैश के फॉर्म में रखना होता है, कैश के फॉर्म में रखना होता है। कहां? आरबीआई के पास। अच्छा कैश के फॉर्म में कहां रखना होता है? आरबीआई के पास, ठीक है। यहां पे सीआरआर जो है वो कैश के फॉर्म में कहां रखना होता है? आरबीआई के पास, ठीक है। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर टोटल एसेट्स का, ठीक है, टोटल एसेट्स के फॉर्म में, जो भी टोटल एसेट्स है, जैसे बैंक का टोटल एसेट्स होता है, कुछ प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है, कुछ प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो टोटल एसेट्स का कुछ हिस्सा बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, यानी कह सकते हैं देम सेल्व्स, यानी खुद के पास जो रखता है। तो यानी कौन सा ऐसा रेशियो है जो कि बैंक अपने पास रखता है? तो वो आ जाता है एस एल आर। वो क्या आ जाता है हमारे पास? एस एल आर। यहां पे क्या हो जाएगा? एस एल आर। ध्यान रखना सी आर आर और एस एल आर ये दोनों ही रेट जो है, ये जो परसेंटेज है, ये तय कौन करता है? ये आरबीआई तय करता है।
ये इसको आरबीआई के पास ही रखना पड़ता है। इसको किस फॉर्म में रखा जाता है? इसको कैश के फॉर्म में रखा जाता है। ये बैंक अपने पास रखता है, आरबीआई सिर्फ मेंटेन करता है उसको। ठीक है, ये बैंक अपने पास रखता है, लेकिन ये टोटल एसेट्स का हिस्सा होता है, यानी बैंक के जो एसेट्स हैं ये टोटल डिपॉजिट का हिस्सा होता है। अब मैंने जो आपको ये चीज बताया ना, ये 2-3 बारी क्वेश्चन में आगे आएगा और तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 31 क्वेश्चन और ये रहा आपके पास टाइमर। बस बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूं मैं। चलिए, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, पता नहीं क्यों दे दिया, बट मैंने दे दिया आपको। अभी बताया था क्वांटिटेटिव दो तरह के आरबीआई के पास टूल होते हैं, जिससे को लगाता है और इकोनॉमी से पैसे निकालता भी है और डालता भी है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के बारे में पूछा गया है, अभी अभी हमने देखा था। क्या होता है? बैंक रेट, फिर से नहीं लिखूंगा, चलो। बैंक रेट पॉलिसी, ठीक है, बैंक रेट पॉलिसी, ये तीनों जो है, ये तीनों जो है, ये क्या है? ये क्वालिटेटिव का है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव का है। ठीक है, चैप्टर में भी समझाया है और अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, अभी शॉर्ट में समझाया था। ठीक है, तो बैंक रेट पॉलिसी कितने सही हो रहे हैं आप लिखते जाओ। ठीक है, आप मुझे बताओगे लास्ट में कितने सही हुए हैं आपके। ठीक है, चलो। ये रहा 32 नंबर और ये रहा आपके पास टाइमर। चलिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? कौन सा ऐसा चीज है जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? बैंकिंग फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट है, बिल्कुल है, हमने पहले ही पढ़ा था बैंकिंग के फंक्शंस में कि क्या है। बैंक टू बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट है, एजेंट, एडवाइजर और बैंकर, तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, लेंडिंग टू द कॉमर्शियल बैंक, अच्छा नॉट पूछा गया है, ध्यान रखना है, तो लेंडिंग तो करता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। बैंकिंग फैसिलिटी टू पब्लिक, क्या आरबीआई आपको कोई फैसिलिटी देता है क्या? आपका अकाउंट खोलता है, आपको लोन देता है? कुछ नहीं देता है आरबीआई आपको, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी आपका सही बनेगा। कौन सा ऐसा है जो फंक्शन नहीं है आरबीआई का? तो आरबीआई कभी भी पब्लिक डीलिंग नहीं करता है, आरबीआई किसी भी पब्लिक से डीलिंग नहीं करता है। ठीक है, गवर्नमेंट को लेंड करता है, ये तो सही बात है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता है। गवर्नमेंट का बैंक है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ये सारा तो फंक्शन है उसका, तो कौन सा फंक्शन नहीं है? तो फंक्शन ये वाला नहीं है कि वो जनरल पब्लिक से डील नहीं करता है। आइए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बस बस बस, बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं, अभी अभी आंसर बताया है मैंने। दो तरह के रिजर्व होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। एसएलआर आरबीआई के साथ रखना होता है, एसएलआर जो है वो बैंक खुद अपने पास रखता है। ये टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा होता है जो रखना पड़ता है, कुछ परसेंटेज होता है। ये टोटल एसेट्स का कुछ हिस्सा होता है जो रखना होता है। तो टोटल डिपॉजिट का जो हिस्सा, यानी सोचो बैंक में 1,000 का डिपॉजिट है, तो उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास आपको कैश के फॉर्म में रखना होता है। जैसे आरबीआई ने बोला 10% हमें दे दो, तो ये 900 क्या होगा, सॉरी 10% ना, 100 आ जाएगा आरबीआई के पास, बाकी को वो 900 को लोन पे चढ़ा सकता है। ठीक है, क्या पूछा गया है? रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है टोटल डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट का, तो सीधे सीधे हमारा सीआरआर ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 34 नंबर क्वेश्चन। चलिए, इतना भी टाइम नहीं, 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये।
फार्मर एक्सचेंज व्हीट फॉर क्लोथ, व्हीट के बदले में क्लोथ, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी, यानी सीसी इकोनॉमी, यानी कि बार्टर सिस्टम। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, अच्छा कहीं पे ऑप्शन ना हो तो लिख लीजिएगा खुद से ABCD, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बार्टर सिस्टम, बिल्कुल सोचना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला गलत किया ना आपने तो मार खाओगे सबके सब। चलिए बहुत टाइम दे दिया, इतना भी नहीं दूंगा मैं इसके लिए। LRR का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत पहले से मैं बोलते आ रहा हूं, LLR सॉरी LRR क्या होता है इसका फुल फॉर्म? लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, लो रिजर्व मतलब ही नहीं बनता है लेजर नो लेंडिंग नो, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 1 लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, आप बताओगे मुझे। चलो 36 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके पास टाइमर। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, पता नहीं बीच में कैसे इजी आ गया, हो सकता है उसको ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो गई होगी। तो फार्मर एक्सचेंज करता है वीट, अच्छा ये तो अभी आया था ना, बार्टर। ठीक है, चलो फ्री के मिल गया आपको 1 मार्क्स। चलो आओ 37 नंबर, ये रहा आपके पास टाइमर। चलिए बहुत टाइम हो गया, अभी अभी मैंने इसको समझाया था आपको। ए हैज अ गुड ऑफ बी वांट, बी हैज गुड, ओके। जो ए के पास है वो बी को चाहिए, जो बी के पास है वो ए को चाहिए। एक दूसरे का सामान एक दूसरे को चाहिए, जो इसके पास है वो इसे चाहिए, जो इसके पास है वो इसको चाहिए। ये क्या कहलाता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो इतना क्या सोचना था, सीधे देखना था। ए का सामान बी को चाहिए, बी का सामान ए को चाहिए। एक कोइंसिडेंस था जो ए के पास है वो बी को चाहिए, दूसरा कोइंसिडेंस था जो बी के पास है वो ए को चाहिए। तो हो गया, खत्म चीज। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, सोचना क्या है इतना, आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, हो गया हो गया हो गया, टाइम साहब अब हो गया। अब आप देखो, डैश मनी रेफर टू द मनी बैक्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन से पैसे को सपोर्ट करती है? कौन सा ऐसा पैसा है जो गवर्नमेंट इशू करती है बिना सोचे? फेट मनी, यही है जो गवर्नमेंट करती है। आपने अभी देखा था 4 फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ाया था, बेसिकली 2 है, फेट मनी, फिड्यूसरी मनी, क्रेडिट मनी, फुल बॉडेड मनी। स्टार्टिंग में ही समझाया है आपको। फेट मनी जो गवर्नमेंट इशू करती है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। फिड्यूसरी मनी जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ओके, और फुल बॉडेड मनी जहां पे कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मॉनेटरी वैल्यू होता है। क्रेडिट मनी जहां पे मॉनेटरी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। अभी स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आया था जब 3rd 4th नंबर क्वेश्चन था। नहीं है तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, या फिर चैप्टर जाके कंसेप्ट को सीख लो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसके लिए टाइम भी देना है क्या? मैं नहीं दे रहा टाइम। चलो आप बताओ जल्दी से, बिना ऑप्शन देखे बताओ आप। चेक आर एग्जाम्पल, चेक आर एग्जाम्पल ऑफ, चेक किसका एग्जाम्पल है? सीधे सीधे फिड्यूसरी मनी ना। पेट मनी क्या होती है? दोनों ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दोनों ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। ये लॉ की वजह से करता है कि हमें एक्सेप्ट करना ही है, इंडियन है तो रुपीज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। फिड्यूसरी मनी क्या होता है? ये ट्रस्ट के बेसिस पे करता है। ठीक है, इसको कौन, जैसे बैंक बनाती है, कॉमर्शियल बैंक, जैसे कि हो गया हमारा चेक हो गया, डीडी हो गया, ये सब चीज ट्रस्ट के बेसिस पे करता है। अभी समझाया था यस बैंक वाला केस। ठीक है, तो सीधे सीधे फिड्यूसरी मनी, टाइम तो देना ही नहीं चाहिए था आपको। ऑप्शन पढ़ा, चेक आर एग्जाम्पल ऑफ फिड्यूसरी मनी, आगे देखना ही नहीं है। ठीक है, चलिए
40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा हमारे पास 40 नंबर क्वेश्चन और ये रहा हमारे पास टाइमर। चलिए हो गया, बहुत टाइम दे दिया। मनी इज यूज एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर पेमेंट। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करना, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन में आपको समझाते हुए चल रहा हूं। अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो मेरे को 100 क्वेश्चन करवाने में 100 से 150 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं, क्योंकि पहले बोला था एमसीक्यू एग्जामिनेशन में आपको टफ लग सकता है, इसीलिए कंसेप्ट सिखा रहा हूं। आप चाहो तो इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हो अगर आपको आता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चीजों को समझ के करो, रटो मत चीजों को, ठीक है। भले मेरे क्वेश्चन है बट रट के मत जाओ, समझ के जाओ, ठीक है। मनी इज यूज फॉर स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, मनी को ही स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट की तरह यूज किया जाता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, इतना तो देना ही नहीं चाहिए था, पाप हो गया। इन क्रेडिट मनी क्या होता है? जहां पे मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू इज लेस देन कॉमोडिटी वैल्यू। ऐसा होता है क्या? मनी वैल्यू 2000 है, कॉमोडिटी वैल्यू कितना होता है? 1.5 होता है ना। तो क्या होना चाहिए था? मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉमोडिटी वैल्यू होना चाहिए था, लेकिन यहां तो उल्टा दिया हुआ है, यानी कि फॉल्स, ठीक है। मनी वैल्यू कितना है? 2000, मार्केट में 2000 रुपए की नोट वैल्यू कितनी है? 2000, बनाने में कितना लगा है? 1.5 रुपए। तो 2000 बढ़ा है या 1.5 रुपए बढ़ा है? 2000 बढ़ा है ना, तो मॉनेटरी वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉमोडिटी वैल्यू। तो यहाँ पे उल्टा लिखा था, लेस लिखा हुआ था, इसी के लिए हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए 42 की तरफ चलते हैं। ये रहा टाइमर। चलिए देखो बेटा, जहां लगेगा मैं टाइम दूंगा, ठीक है। आप ये मत बोलो कि 30 सेकंड का टाइमर लगा लिया सर आपने और देते तो 20 सेकंड हो, फिर लगाया क्यों 30 सेकंड का? जहां जरूरत होगी मैं दूंगा, इन सब में जरूरत नहीं है, ठीक है। लोन ऑफर्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो लोन ऑफर किया जाता है, कॉमर्शियल बैंक लोन ऑफर करता है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक लोन ऑफर करता है इकोनॉमी में, उससे पैसे आते हैं या जाते हैं बेटा? जब लोन ऑफर करेगा तो इकोनॉमी में पैसे आएंगे, यानी मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी। मनी सप्लाई क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी में पैसा कितना है, कॉमर्शियल बैंक और पैसा डाल देगा उसके अंदर, तो मनी सप्लाई और बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या है, एक टाइम पे इकोनॉमी में इतने पैसे हैं, कॉमर्शियल बैंक ने और पैसे डाल दिए तो मनी सप्लाई और बढ़ जाएगी, यानी क्या है, लोन ऑफर किया जा रहा है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, तो ये मनी सप्लाई को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ऑप्शन नंबर ए, बिना सोचे लगा सकते हैं आप, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, बिल्कुल छोटी सी चीज है। पैसे डालेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, अब चाहे वो कमर्शियल बैंक डाले, चाहे आरबीआई डाले, चाहे गवर्नमेंट डाले, इंक्रीज तो करेगा। चलिए ये रहा 43 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारा इधर आ गया टाइमर। चलिए, अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन मत करो आप, ये क्वेश्चन मत करो, इसमें शायद थोड़ा सा ना कमी है। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या रहा है ना, एक एक कंडीशन बता रहा है कि कोविड 19 का सिचुएशन है, जिसके अंदर क्या है आपको सबको पता है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इकोनॉमी बहुत ज्यादा हिल गई है, बहुत ज्यादा कम हो गया, मनी कम हो गया इकोनॉमी में। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? वहां पे जो कमिटी है, हाई पावर कमिटी है, आरबीआई को क्या रिकमेंड करेगी? आप ही सोचो, इकोनॉमी में पैसे इतने कम हो गए हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? आरबीआई को पैसे रिलीज करने चाहिए। आरबीआई, इकोनॉमी में पैसे बहुत कम हो गए हैं, लोग अपना रोजमर्रा की जिंदगी को भी नहीं जी पा रहे हैं, तो आरबीआई पैसे रिलीज करता है।
यानी कि आरबीआई को मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन नहीं करवाया। लेकिन ये केस स्टडी था, मैंने आपको समझा दिया। ऐसा केस स्टडी आपको मिल सकता है, करंट केस स्टडी है ये कोविड 19 के ऊपर। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मंदी आ गई है, इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल नहीं पा रही है, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, आरबीआई को पैसे डालना चाहिए इसके अंदर, और आरबीआई डाल भी रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। चलिए बहुत हो गया टाइम। अब सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू, सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू, मनी का सप्लाई क्या रेफर करता है, M1 याद है, करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। इसमें और भी नहीं दिया गया, करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से प्रॉपर नहीं है। आपको करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट, ओडी भी आना चाहिए था यहाँ पे। या तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन आप लिख लो। आपको पता है M1 इज इक्वल टू सी प्लस डी डी प्लस ओडी होता है, फिर आप बोलोगे सर वही चीज, तो बेटा याद करवा दूंगा मैं। ठीक है, ये होता है डिमांड डिपॉजिट एंड ओडी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ऑल दो यहाँ पे नहीं था, लेकिन हाँ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, 1 मिनट दे दोगे बेटा मुझे। चलिए आ जाइए। ठीक है, 45 पे चलते हैं, ये रहा 45 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलिए फंक्शंस ऑफ आरबीआई मैंने पढ़ाया था आपको। उसमें पहला पॉइंट था, क्या था, बैंक ऑफ इशूइंग नोट। याद होगा अगर आपने पढ़ा है तो, बैंक ऑफ इशूइंग नोट, या फिर अपने नोट्स खोल लीजिए, मैंने आपको बोला था कि नोट्स बनाने के लिए। उसके बाद दूसरा क्या था, बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी एजेंट। बैंक, बैंक जो है आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बेसिकली ना गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है ये। गवर्नमेंट के लिए बैंक का भी काम करता है, एजेंट का भी काम करता है, एडवाइजर का। बैंक का काम करता है यानी कि इनका गवर्नमेंट का पैसा रखता भी है, कॉमन लोगों का पैसा नहीं रखता है, बैंक गवर्नमेंट का पैसा रखता भी है, गवर्नमेंट को लोन भी देता है। तो बैंकर का काम तो करता है। एजेंट का काम करता है, यानी आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को सेल करता है। एजेंट कौन होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी को सेल करवाता है उसको एजेंट बोलते हैं। प्रॉपर्टी किसी और की, लेना किसी और को है, बीच में जो होता है मीडियोकर, इसी को बोलते हैं। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओएमओ में सेल करता है, यानी कि ये एजेंट है। ठीक है, आरबीआई एजेंट भी है, ये मैं समझा चुका हूं पहले भी। एडवाइजर, यानी कि आरबीआई के जो गवर्नर, यानी आरबीआई का जो पैनल होता है, वो इकोनॉमिस्ट से भरे हुए होते हैं। टॉप क्लास के इकोनॉमिस्ट बैठते हैं वहां पे, जो गवर्नमेंट को जैसे डिमोनेटाइजेशन करना था, तो आरबीआई ने, गवर्नमेंट का डिसीजन था डिमोनेटाइजेशन, बट उसको सक्सेसफुल किसने बनाया, आरबीआई ने बनाया। ठीक है, तो वो उसका एडवाइजर भी होता है, जो बताता है नहीं मोदी साहब ये स्टेप सही नहीं होगा। या फिर आरबीआई अभी बताता है कि सर पेट्रोल का रेट कम कर लो, यानी इकोनॉमी नहीं तो डूब जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है ना, तो एडवाइजर का भी काम करता है। कौन करता है, आरबीआई करता है, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। आरबीआई एजेंट का भी काम करता है, एडवाइजर का भी काम करता है, एंड बैंकर का भी काम करता है। किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप। द मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जो आरबीआई जो सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ रेट वगैरह तय करता है ना, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी।
ठीक है। इसको कौन तय करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी किसका होता है? आरबीआई का होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये कमिटी बनाई क्यों जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी किया क्यों जाता है? मनी के लिए पॉलिसीज बनाई क्यों जाती हैं? ताकि ताकि टू ब्रिंग प्राइस, पहला ही है टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। आरबीआई पैसे डाल रहा है, निकाल रहा है, ये कर क्यों रहा है? वो क्या जरूरत है उसको? ताकि इकोनॉमी में प्राइस, देखिए अगर ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो लोग ज्यादा एक्सेस डिमांड क्रिएट करने लगेंगे। इतना सामान नहीं है, आप जानते हो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो महंगाई हो जाएगा, कम पैसे रहेंगे तो मंदी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए आरबीआई क्या करता है? पैसा डालता है, जब मंदी होता है तो थोड़ा ऊपर ले आता है, जब पैसे इकोनॉमी में ज्यादा हो जाते हैं तो पैसे निकाल लेता है, तो फिर इकोनॉमी थोड़ी शांत हो जाती है। ये सभी चीजें मैंने चैप्टर में समझाया है। तो क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का गठन किया जाता है, यानी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से कोई मतलब नहीं है। टू इंक्रीज ट्रेंड ऑफ सरप्लस, अरे कहाँ, प्रॉफिट तो करता ही नहीं है ना। टू जनरेट ग्रेटर टैक्स एंड रेवेन्यू, टैक्स के लिए तो है ही नहीं वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए है। ठीक है। जैसे होता है ना, आपके जेब में ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो क्या करते हो आप? खुलेआम इधर उधर खर्चा करते हो, तो मम्मी या पापा क्या करते हैं? कुछ पैसे ले लेते हैं। अब आपके पास कम पैसे बचते हैं, एडिक्वेट हैं, जो कि जरूरत पड़ने पे आपको हेल्प करेंगे, उतने पैसे हैं। लेकिन ज्यादा होने पे ज्यादा खर्च करोगे, कम होने पे फिर आप कभी मुश्किल में फंस गए तो पैसे नहीं होंगे। तो एडिक्वेट अमाउंट यानी कि स्टेबिलिटी बना के रखना, वही मॉनेटरी पॉलिसी का काम है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 47 नंबर क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। चलिए, हो गया टाइम, इतना टाइम नहीं देते हम। ठीक है। क्या सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग है क्या सर? सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है क्या? ठीक है। नहीं, जरूरी नहीं है। अब आप देखो ना, कई ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको दिख जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? हर वो इंस्टीट्यूशन जो पैसा देना या लेने का काम करता है। जरूरी नहीं है ना, जो प्राइवेट लेंडर्स होते हैं, जो आपने देखा हो कई बारी आपके घर के आसपास देखेंगे, दिखे होंगे कि हम उधार पे पैसे देते हैं या फिर ब्याज पे पैसे देते हैं, तो वो क्या बैंक है क्या? नहीं, वो बैंक नहीं है। लेकिन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है। जो फाइनेंशियल नीड्स को पूरे करते हैं उनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बैंक हो। जैसे आपके पापा जो है किसी कर्जेदार से कर्जा लेके आ जाते हैं, बैंक से नहीं लेते हैं, किसी और से ब्याज पे पैसे लेके जाते हैं, तो क्या वो बैंक था जिससे लेके आए? नहीं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो था। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा था, लेकिन वो बैंक नहीं था। तो इसी के लिए ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 48 नंबर। अच्छा चलो, इसमें मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, ये मैं सीधे करवा दे रहा हूँ। इसमें क्या है ना, बहुत सारा है, आप पढ़ लेना, कोई ऐसा नहीं है। आप देखोगे, आपसे पूछा गया है कि आपको मैच करना है कौन सा सही है। ऑप्शन मत देखिए, होपफुली ऑप्शन गलत है मेरे हिसाब से, आप ऐसे ही देख लो। आप सीधे अगर देखोगे तो देखो ना, ये होता है ये। अच्छा, ये सब चीजें ना सिलेबस से हट भी गया है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जनरली, लेकिन ये क्या क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हमें बोला कि नहीं सर ये क्वेश्चंस डालो आप। ठीक है, सीबीएसई ने रिकमेंड किया कि सर ऐसे क्वेश्चंस डालो जहां पे मैच द कॉलम, बच्चों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है। तो क्या है, हमें पता है सीधे सीधे सी प्लस डी डी प्लस ओ डी इज इक्वल टू M1। ठीक है, यानी कि डी का फर्स्ट के साथ पेयर बन जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है। फिर से बोलोगे सर फिर से रिपीट कर दिया, अरे तो सीख लीजिए ना, छोड़ के मत आना, पेपर में डेफिनेटली ये आएगा। ठीक है। चलिए 49 नंबर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपको एलिमिनेशन मेथड सीखने को मिलेगा, मैं आपको पहले ना 30 सेकंड देता ही हूं। चलिए। चलिए अब मैं समझाता हूं इसमें क्या है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको सभी ऑप्शंस आते हो।
बट आपको पता है कि आप एलिमिनेट करके आंसर बना सकते हो, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। आपको नहीं पता लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, अनलिमिटेड, तो आप मत जानो, आप ढूंढो आपको क्या आता है। बैंक, बैंकर टू द पब्लिक, ये हम कर सकते हैं, ये होता है सर फोर्थ नंबर, यानी सी का फोर्थ नंबर। सी का फोर्थ नंबर कहां कहां पे है, देखो, सी का फोर्थ नंबर एक तो यहां पे है, तो ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। सी का फोर्थ नंबर यहां है और यहां है। हमें पता है बैंक टू द गवर्नमेंट, बैंक टू द गवर्नमेंट कौन होता है, अभी देखा था हमने, आरबीआई होता है, ठीक है। यानी डी का फर्स्ट, ठीक है, डी का फर्स्ट यहां है, यहां नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गया आपका, सीधे सीधे सी नंबर ऑप्शन। आपको भले बी, ए और बी नहीं आता हो, लेकिन आपको ये दोनों तो आते थे ना, इसी को बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। जब आपको बाकी सब चीजें ना आए, तो आप वो चीज ढूंढो जो आपको आता है, जो नहीं आता है वो खुद पे खुद निकल जाएगा। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट का टू, यानी कि टू, और इसका बन जाएगा ये। देखो, लिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है, कॉइन्स को बोला जाता है लिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर किसको बोला जाता है, नोट को, ठीक है। ध्यान रखना, ये सिर्फ दो वर्ड्स हैं, लिमिटेड, जहां पे लिमिटेड लीगल टेंडर है उसको कॉइन्स बोला जाता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर करेंसी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी रीजन है, बट ठीक है, अभी जरूरत नहीं है आपको, बस इतना देख लो कि लिमिटेड लीगल टेंडर है तो वो कॉइन्स है, कॉइन्स में लिमिटेड लीगल टेंडर होता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर किसमें होता है, नोट्स में होता है, ठीक है। याद रखोगे, इस बात को याद रखोगे तो 1 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आया और याद नहीं याद रखोगे तो कट जाएंगे, ठीक है। चलिए 50 नंबर पे आ जाते हैं। चलिए फाइनली 50 नंबर पे हम पहुंच गए हैं। ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, वैसे तो मैंने सोचा था 100 का 100 वन वीडियो में कर दूंगा, लेकिन ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, वीडियो को 50 और 50 क्वेश्चन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, दो वीडियो कर लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 जिसमें कि अभी हमने 50 क्वेश्चन तक किया, पार्ट 2 में अगला 51 क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो में जितना अच्छा, अगर आपको पार्ट 1 लगा है तो पार्ट 2 भी उसी स्पीड से मिलेगा, उसी तरह से मिलेगा। बेटा मैं क्वेश्चन को करवा नहीं रहा हूं, समझा भी रहा हूं, इसी के लिए हमें वक्त लगता है, आपको वक्त नहीं लगना चाहिए, आपको टाइमर के अंदर ही करना है, ठीक है। तो पार्ट 1 ये हो गया, और कुछ दिन में आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। और एक चीज, ये 50 नंबर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, देखता है आप कितना अच्छे से जवाब दे पाते हो। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, होमवर्क। आपको कमेंट बॉक्स में आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है, और ना हो तो मैं इतना बताता हूं, ऑप्शन को देखो ही मत आप, ठीक है। ऑप्शन को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में ऑप्शन मैटर नहीं करते हैं, आप खुद से बताओ कि कौन सा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, बट ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनकरेक्ट पेयर पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पार्ट 1 ये हो गया, और पार्ट 2 कुछ दिन में आपको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, बहुत क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बस आपको पेशेंसफुली चीजों को सीखना है। चैप्टर के कंसेप्ट को सीखिए, क्वेश्चंस को लगाइए, और फिर देखिए आपके कितने। अगर मैं श्योरिटी के साथ बताता हूं, अगर आपने चैप्टर को लगाया, ठीक है, चैप्टर को समझा, चैप्टर को समझने के बाद एक बार अपने वर्ड्स में लिखने की पॉइंट्स लिखने की कोशिश किया, और फिर आपने एमसीक्यू लगाया, तो आपसे कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, ना ही पेपर में कोई आपसे क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको बाकी क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।